जा रहा है। ठीक। और ये भी है कि आप पोस्टर नहीं वो सॉर्टेड है सर, हाँ कोई ठीक बहुत है। ज़्यादा लोड है चलो नहीं, कर दे। मॉर्निंग आप लोग को विजिबल है ये अच्छे से कि लाइट वगैरह डिम करने की जरूरत पड़े? बिंदास बता सकते हो कभी भी कुछ भी लोड रहे, ठीक है। एक बार थोड़ी इंट्रो वगैरह कर ले, पर ऐसे इतनी सीरियस वाली इंट्रो नहीं करनी है। वो कॉलेज वाला रैगिंग सीन नहीं चल रहा है कि कोई बैठा है सीनियर और बोल रहा है बेटा बताओ। ठीक है, चिल होके एकदम जो भी है बिंदास बताना। हाँ जी स्टार्ट करें। थोड़ा सा मैम जोर से सुनाई दिया क्या नाम? बस नाम ही बताना, ज्यादा नहीं। आपका नाम मैं सॉरी भूल गया। दीक्षा वर्मा। करेक्ट। सौम्या मौर्य। हाँ जी। नथानी। सिंधी है तू? अच्छा नथानी। खतरनाक। चलो अच्छी बात है। मेरा नाम नितिन है ना। और क्या पढ़ाना है वैसे मैंने, मेरे को पता है आप लोगों को? मैथ्स, क्वांट्स। और मैथ्स और क्वांट में कुछ अंतर होता है क्या मैडम? ज्यादा नहीं? अच्छा वैसे अंतर होता है? क्या अंतर होता है बताइएगा। हाँ। अच्छा, एकदम आपने वो इंटरव्यू वाला जवाब दिया नहीं। एकदम पेक्युलर हो गए। ठीक है देखो अभी क्या है ना, मोटे मोटे तौर पे मैथ्स बोल लो क्वांट बोल लो, दोनों मेरी नज़रों में सेम। ठीक है, दोनों में आपको डील नंबर्स के साथ करना है और कुछ ना कुछ आउटपुट ला के आंसर देना। अब उसको आप कुछ भी नाम दो, उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो दो मेन जॉनर होंगे जो भी आप पेपर लिख रहे हैं उसमें। एक तो हो गया मैथ्स आपका। मैं थोड़ी सी ना ब्रीफिंग करूंगा देन फिर स्टार्ट करूंगा, तो कोई लोड रहेगी तो आप बीच में पूछ सकते हैं बिंदास। एक हो गई आपकी मैथ्स, और दूसरा कौन सा सेक्शन होगा जो मेन होगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से? डीआईएलआर। ठीक है। अब जो जनरली मैथ्स कराता है वही डीआईएलआर कराता है, क्योंकि एक ही निकम्मा ही दो चीजों को कराएगा। करेक्ट है। अब आप देखो, डीआईएलआर का मतलब दोस्त सुना हुआ है अपन ने नाम ऐसा कुछ? लॉजिकल रीजनिंग। और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक। ये हो गया आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग। अब आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये दोनों चीजें मिला के आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% वेटेज दिखाएगी, कम से कम 60 to 66%। ठीक। तो ये बहुत अपने में ही बहुत बड़ी चीज हो गई, पेपर को इधर या उधर करने वाली बात हो। अब क्या ये पूरी तरीके से टफ है? अच्छा आप लोग तीनों में से किस किस को मैथ्स से डर लगता है? मैथ्स से डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता, बस फिर चिल है। क्योंकि कभी भी ऐसे पूछो ना भरी भरी क्लास में कभी जाके, तो आधे बच्चे ऐसे शर्म के मारे वो उठा लेते हैं हाथ की, नहीं यार सर लगता तो है। ठीक है, लगने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को करा जाएगा। और बिल्कुल इसमें ना बारी बारी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। अब कंसिडर करो, मैं मैथ्स का ना थोड़ा सा सिलेबस ब्रेक डाउन करता हूँ। इसमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आपने पहले सुन रखे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये कंसर्न लेके नहीं चलना कि सर ये तो हमें आता नहीं है, वही सब सीखने के लिए ही बैठे हैं, वही सब सीखना ही है। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ ना, मैथ्स को आप ब्रॉडली तोड़ सकते हैं तीन चार मेजर टॉपिक्स के अंदर। एक होता है आपका नंबर सिस्टम। कुछ नोट वोट करने की अभी लोड नहीं है, बस सुनते रहना, जहां पे कुछ नोट करने वाली बात होगी मैं आपको खुद से बोलूँ। इसके बाद आएगा अरिथमेटिक। ठीक है, इनके ऊपर ना मैं कुछ कुछ नंबर लिखते जा रहा हूँ, आप बस ध्यान देते जाना। इसके बाद आएगा, यहाँ पे अब कितना डालना चाहिए? 5 to 10 एक ही नंबर डाल सकते हैं। देखिए बेटा हर जगह एक एक नंबर डाला है, वहां पे कितना डाल सकते? 85 हो गया है कि कितना हुआ है? 85 हो गया, हाँ जी, तो ये 15 होता। अब ये तो मैंने एक मोटा मोटा लिख दिया है इसमें। ठीक है।
इसमें कहीं 5 ज्यादा होगा तो दूसरी जगह से 5 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मॉडर्न मैथ्स को 10 कर दिया तो एलजेब्रा ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। तो ये वाली बातें सॉर्टेड है, और मोर ऑफन देन नॉट आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बट इन 5 मेजर टॉपिक्स के अंदर आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट। 40% की अकेले वेटेज वही रख लेता है। अब जरूरी नहीं है मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, 35% भी आ सकता है और कभी कभी 45% भी जा सकता है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर बच्चे ने ट्राई करनी चाहिए वो क्या है? अरिथमेटिक। ठीक है, काफी बच्चे आप देखोगे ना कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बेचारे आते हैं, कुछ ही रहते हैं जो फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते हैं, और कुछ तो इतने टैलेंटेड रहते हैं कि बायो वाले से, बायो वाला तो कोई नहीं ना अपना, अच्छा आते हैं। ठीक है, तो जब उन लोगों को आपको मैथ्स के साथ डील करना पड़ता है ना, तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए पेपर में कि वो भी अपने आप को टैकल इन कर सके। ठीक है, अब मैं हर चीज ही मैथ्स वालों के हिसाब से रखूंगा तो फिर बायो वाले कॉमर्स वाले बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबको साथ लेके चलता है, इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। अब बोलेंगे सर अरिथमेटिक में आते कौन से टॉपिक है, गैस वैस करना चाहोगे कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस, चलो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? परसेंटेज, हाँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके बाद एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, करेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? एस आई सी आई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद टीएसडी का मतलब सोच पाएंगे अपन? आप पूरी रिसर्च करके आई हो आप हैं। तो टीएसडी मतलब हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। एक टॉपिक ऐसा भी होता है टाइम एंड, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ए एक काम को अकेले 5 दिन में कर लेता है, बी एक काम को अकेले 4 दिन में कर लेता है, एक दिन ए आके काम करता है, दूसरे दिन बी आके काम करता है, बताओ कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, बहुत कॉमन चीज है मार्केट। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये अरिथमेटिक के अंदर आती है। अब ये सारे टॉपिक्स देख के आपको डर नहीं लगेगा, इसमें प्रैक्टिस लगे। और इसमें बहुत जो आप बोल रहे थे ना क्वांट वाली, एकदम नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी, ये वो वाले सारे टॉपिक है जहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लॉजिक बहुत लिमिटेड रहते हैं, कैलकुलेशन एक्सटेंसिव रहती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबने इसको अच्छे से क्रैक कर लिया ना, इसमें आपने अपना गढ़ बना लिया, तो पेपर आपका क्लियर है। आप लोग संडे पिछली बार हफ्ते कोई आया था क्या आप लोग में? चलो मैं बताऊंगा, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स की बातें बताऊंगा कि कौन बच्चा कैसा था, कितना आता था, फिर भी वो आईएम गए क्या, वो आईएम गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता ना कौन कितने पानी में है। अब आज जैसे पहली बार है, 10 दिन अपन मिलेंगे या 10 बार अपन मिलेंगे, तो मेरे को मालूम रहेगा दीक्षा कैसा कर रही है, मैम कैसा कर रही है, नथानी साहब कैसा कर रहे हैं। तो सब एक आइडिया लगने लग जाता है अपने को, क्योंकि अपन यहाँ बैठे रहते हैं तो अपने को पता चलता है कि कौन कैसा आंसर कर। तो कौन कितने पानी में, उसके बाद भी वो आईएम जा सकते हैं, पर उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस लगेगी। प्रॉपर गाइडेंस कैसी लगेगी वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊँ। अब नंबर सिस्टम भी एक अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसमें जैसे आपने बचपन में कुछ चीजें सुनी होंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, बता पाएंगे? हाँ जी, डेसिमल। और इसी चीज को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ये क्या है? फ्रैक्शन। दोनों वैल्यूज सेम है क्या? दोनों वैल्यूज सेम है, लिखने का तरीका बदल गया, एक तो डेसिमल में आ गई, एक चीज फ्रैक्शन में आ गई। तो कभी भी किसी नंबर को क्लासिफाई करना कि वो किस तरीके का है वो जरूरी है। इसके बाद में जो टॉपिक्स जरूरी आएंगे, आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी फैक्टर्स, आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी डिविजिबिलिटी। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण का मतलब आप सब समझते हैं राइट? ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत ही, क्या बताऊँ, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों के साथ डील करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अब आप बोलेंगे सर इतना 11 का टेबल से काट के थोड़ी देखेंगे हम। एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं। ये तो चीजें सीखेंगे, अभी सीखे ही नहीं है तो आप कैसे बता देंगे। और मैं इसको चलो और ट्रिकी करने के लिए ऐसे कुछ लिख दूँ, क्या अब इतना बड़ा नंबर आप विद इन सेकेंड्स बता पाएंगे कि ये 11 से डिविजिबल होगा? अब प्रणव क्या कर रहा है, दिमाग में बेचारा कैलकुलेट कर रहा है कि रुक काट के देख। और अच्छी बात, ये सबसे अच्छी बात कि जब तक कोई कुछ पूछे तब तक वो गटर मस्ती कर रहा है शब्दों के साथ, अपन दिमाग में खेलने की भाई
कटता है कि नहीं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ऐसी टाइप की चीजें जो होती है ना, उन सबको कैसे हम सेकंड्स में डील कर सकते हैं, वो सारी चीज आप डिविजिबिलिटी से सीखते हैं। आपने एक बहुत बचपन में टॉपिक सुना होगा, HCF LCM। अब मैं पूछूं अगर तीनों से क्या होता है HCF और LCM के बीच का डिफरेंस, तो ईमानदारी से बताओ, बता पाएंगे कि नहीं? बता लेंगे पक्का? HCF बड़ा होता है कि LCM? चलो, LCM लीस्ट होता है क्या LCM का मतलब तो, पर वो फिर भी बड़ा होता है। ठीक है, जब जो टॉपिक आएगा इसमें अच्छे से बहस करेंगे। चलो ठीक, तीनों आपने क्या बोला, LCM बड़ा होता है, चलो इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपने एक चीज सुनी होगी, फैक्टोरियल। सुनी है क्या किसी ने? मैं एक बार बस लिख देता हूँ इसके बारे में, जब टॉपिक चालू होगा तब मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ऐसी कोई चीज दिखेगी वहां, एक्सक्लेमेशन मार्क एक दिखता है नंबर के आगे, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें जब टॉपिक स्टार्ट होंगे तब मैं आपको ज्यादा अच्छे से बताते हुए चलूंगा। नहीं तो आज की ब्रीफिंग वाली क्लास में ही आप लोग का दिमाग ऐसा हो जाएगा, साला ब्रीफिंग करने आया था पूरे ज्ञान देख के चला गया ना। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, बस मैं आपको रिलेट कराना चाह रहा हूँ कि टॉपिक्स कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें होंगी। अलजेब्रा से मेरे को नहीं लगता सबकी बहुत अच्छी बनती नहीं होगी ज्यादा, यहाँ पे एक्स का जिक्र बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक्स के साथ सभी के संबंध वैसे ही खराब रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ क्या क्या आपने करना है, आपने टॉपिक सुने होंगे लॉग्स, यहाँ पे इसको लॉगैरिथम बोल लीजिए। आपने टॉपिक सुने होंगे इक्वेशंस, लीनियर हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है। ये 9th 10th वाली ही चीजें रहती हैं जो ये सिलेबस में आती हैं, बस उसी को थोड़ा एडवांस रूप से आपके सामने लेकर आया जाता है, ठीक। आपने एक टॉपिक सुना होगा फंक्शंस, आपने एक टॉपिक सुना होगा बाइनोमियल थ्योरम। तो इस तरीके की जो चीजें रहेंगी ना, वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, अलजेब्रा के अंदर मिलेंगी। अब एकदम अलजेब्रा सुनने के बाद ना आपको लगेगा नहीं सर, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे को बस 2-5 मिनट दीजिए, मैं आपको ये पूरा लिख के दिखाऊंगा और देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक दो बच्चों के टेस्टिमोनियल, मैं नाम वाम नहीं बोलूंगा सो दैट आप पहचान ना पाए, पर वो बच्चे अभी आए हैं, तो मैं उनकी आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर क्या आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री। चलो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के अंदर नहीं लिखना चाहिए, इधर लिख देना चाहिए। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में नॉलेज ज्योमेट्री की भी होनी चाहिए, तो दोनों के तरफ भी आप बीच में उसको लिख सकते हो। और क्या आ सकता है ज्योमेट्री में, सर्कल्स पढ़े हैं स्कूल में, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर, ठीक, सेक्टर, आर्क, ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए जो भी आपके विविड शेप्स होंगे, चाहे तो वो 2D शेप्स हो चाहे तो वो 3D शेप्स हो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, ठीक है। जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, ये सब आपको मालूम होगी कि एक सर्कल पे जब भी एक टेंजेंट रहती है और जब आप इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करते हो तो ये एंगल कितना बनता है ये पता होगा ना, ये बचपन से पढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें जैसे होती हैं प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझना, उसकी डेफिनेशन को समझना। इसके बाद सर्कल में अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये देखो जहां अभी मेरी पेन चल रही है, जो सिर्फ बाहरी हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं कि पेरीमीटर बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोल लो, पेरीमीटर बोल लो, दोनों भाग एक बराबर, यानी कि सिर्फ बाहर की बाउंड्रीज को नापना ही सरकमफेरेंस हो गया आपके लिए, वही पेरीमीटर हो गया। अच्छा अगर तो मैं इसके अंदर अब शेडिंग करने लगूं तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया। तो प्रॉपर्टीज के बाद आती है चीज मेंसुरेशन नाम की, जहां पे आप पेरीमीटर बोल लीजिए, एरिया बोल लीजिए, और वॉल्यूम। वॉल्यूम 2D शेप्स में होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ 3D शेप्स में होगा। तो जब बेसिकली ये टॉपिक पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा ब्रीफिंग में समझेंगे कि बॉस कौन सी चीज क्यों है, और वॉल्यूम क्यों है किसी के पास और क्यों नहीं है इसके पास। इसके पास वॉल्यूम है क्या, और इसका शेप क्या है, कोई भी कॉमन शेप ये नहीं है। आप लोग अपनी एक इमेजिनेशन के लिए इसको एक सिलेंडर मान सकते हैं, ठीक। ये बात अच्छा, आप लोगों के पास पर सभी के पास एक कॉमन शेप होगा, एकदम सेम टू सेम टाइप का 3D। कौन सी चीज है वो आप लोग के पास बता पाएंगे? अभी है, हाँ, मोबाइल। क्या शेप हुआ उसका, क्यूबॉइड की क्यूब, क्यूबॉइड। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे अपन को यार बचपन में वो ग्राफ नहीं दे देते थे,
प्लॉटिंग करो 2,5 4,8, बताओ ये लाइन का स्लोप क्या है, ये सारी चीज। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री। अब आता है लास्ट आपका मॉडर्न मैथ्स, जिसके अंदर बेसिकली आपने डील करना है प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब ये मोटा मोटा आपका सारा मैथ्स, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा होने वाली है। एक टॉपिक ऊपर हो जाएगा तो एक टॉपिक कम भी हो जाएगा, इसी के अंदर से पूरा गेम खेला जाना है। अब एक चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर में आपको अच्छा करने के लिए क्या पूरे टॉपिक्स आने जरूरी हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैंने एक ही बार लिखा है, और मेरी इंग्लिश आप लोग समझ ही गए होंगे शक्ल वगल देख के कि बिल्कुल ही खत्म है। ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे परसेंटाइल कितने थे? बहुत अच्छे थे। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ, क्या मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती फिर भी मेरे परसेंटाइल कैसे अच्छे हो गए? मेरे को मैथ्स DILR बहुत अच्छा आता है क्या? ऐसा लग रहा है देख के आता हो? उतना अच्छा नहीं आता था जब मैं पढ़ रहा था, मतलब जब मैंने पेपर लिखा। तो मेरे को आता क्या था अच्छा? मेरे को एक इंसान अच्छा, मतलब जिसको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, जिन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया था, मेरे सीनियर। उन्होंने बहुत तरीके से गाइड किया था, क्योंकि वो खुद अच्छा कर रहे थे, वहाँ हम इंदौर से पास आउट हुए। उन्होंने बड़ी बेसिक सी मेरे को चीज़ें बताई। जैसे आप लोग में से कितने जने जो यहाँ जाते हैं, मान लीजिए कोई कल्चरल इवेंट होते हैं, जैसे लोकल्स करके सुना है आपने? रायपुर में होता है, नहीं सुना है? ठीक है, लोकल्स आपने नहीं सुना है। चलिए, एक ऐसा इवेंट होता है ना यहाँ पे, बस आपको मैं अब क्या बताऊँ, थोड़ा मर्यादा रख के बताना पड़ेगा, बट आप समझो वहाँ पे बस बहुत सारे जवान लोग घूमने फिरने टाइप का बोल सकते हैं, एक इवेंट रहता है वहाँ, बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो मस्ती मजाक के लिए जाते हैं, इस तरीके से बोल सकता हूँ। अब समझिएगा कि कोई इवेंट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे भयंकर भीड़ आ रही है, भयंकर भीड़ है, अनाप शनाप अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, मीनिंगफुल कुछ। अब अगर तो मान लो आप लोग रेंडमली चले जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे? पूरा घूमोगे, भटकोगे, एक एक स्टॉल में जाके देखोगे, फिर समझोगे अच्छा वॉशरूम इधर था, अच्छा कैफेटेरिया यहाँ पे था, अच्छा ये वाले स्टॉल यहाँ लगे, और खुद से पूरा एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर। बट अगर तो मैं आपको बोलूं कि एक दिन पहले आप मेरे से मिल गए और मैं हर साल मान लो लोकल जाता, तो मैं आपको अगर एक आध सिंपल सी चीज बता दूं, भाई देख तेरे को ये खाना है ना, इसका स्टॉल यहाँ मिल जाएगा, तेरे को वॉशरूम जाना रहे तो यहाँ पे यहाँ चले जाना, पूछने की जरूरत, एंट्री यहाँ से हो जाएगी, इसको मेरा नाम बता देना, ये चीज हो जाएगा। तो ये अगर मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं, तो क्या आपको भटकने की जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत ज्यादा, रिलेटिवली कम होगी, रिलेटिवली कम होगी। इसका मतलब कि आपके आसपास की नॉइस कम होगी। अब जो मैंने इतने सारे टॉपिक लिखे, एक नॉर्मल इंसान के लिए जरूरी नहीं है ना कि वो सब में इतना बहुत फाड़ू आदमी हो कि सभी टॉपिक उसको बहुत जोर से आते हो, जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी मेरे तब प्रिपरेशन के टाइम रहे होंगे जो मेरे को अच्छे से आ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मैंने पेपर में छोड़ भी दिए होंगे। तो हर चीज को नहीं पकड़ना है। जो आपकी जो बोलना चाहिए, जो पेपर आप लिख रहे हैं जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप जब अभी बाहर जाएंगे ना, तो यहाँ यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, मेरे भाई का ही लिखा होगा, मेरा सगा भाई है छोटा, तो IAFT में है अभी वो, IIM उसका रोहतक क्लियर हुआ था। तो वो क्या बहुत होशियार था क्या? नहीं। बट फिर कैसे मैनेज करा उसने, क्योंकि उसको भी मालूम था कि बताया हुआ चीजें हैं कि कौन सी टॉपिक पेपर में छूनी है, कौन सी टॉपिक पेपर में नहीं छूनी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर 30 क्वेश्चन आए होंगे ना मैथ्स में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और किसी बच्चे ने 17 से 18 क्वेश्चन अगर कर लिए होंगे ना, आपको क्या लगता है उसकी कितनी परसेंटाइल बनेगी मैथ्स के अंदर? एग्जाम्पल के तौर पे 90 अबव आपके हिसाब से? परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, परसेंटाइल पूछ रहा हूँ। यानी कि वो इंडिया में अगर पूरे 2-2.5 लाख बच्चों ने 30 क्वेश्चन अपीयर किए हैं और उसमें से कोई 17-18 क्वेश्चन राइट कर रहा है, तो वो कितना ऊपर होगा, मैं ये पूछना था। 90? हाँ, और आपके हिसाब से? 70-80? ये गलत मिथ है बहुत। इसमें आप ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल पे हो गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 में से 17-18 की और 14-15 भी अपने सही हैं तो भी, जबकि 30 में से आपके 15 सही है, तो आप बेसिक मैथ्स लगाते हो तो बोलते हो सर 50% ही तो है, 30 का आधा 15 ही तो सही बनाया हो। तो क्या आधा सही बनाने में भी मेरे को दुनिया 99 परसेंटाइल बोलती है? यानी कि 99% लोगों से मैं आगे हूँ जो वो पेपर लिख रहे हैं, ऑफकोर्स आगे। तो यही मेन चीज है। हमको क्या लगता है ना शुरू में कि यार
इतनी टॉपिक अपन पढ़ेंगे नहीं, शुरू में मोटिवेटेड रहते हैं, धीरे धीरे पीक डाउन हो जाते हैं कि भाई कौन इतना सरदर्द लगाएगा, मम्मी पापा पैसे हैं भरेंगे, पैसे चाहेंगे कहीं पे भी। बट आप एक चीज को समझो, आपको अगर ये मालूम है कि यार लिमिटेड चीजों से भी मैं इतना अच्छा परसेंटाइल ला सकता हूँ, तो कौन सी दिक्कत है, मेरे को हर चीज को तो नहीं छूना। तो मैं अभी आपको ये नहीं डराऊंगा कि ये टॉपिक आप छोड़ देना और वो वाला टॉपिक आप पकड़ लेना, वो बहुत गलत बात होगी मेरी तरफ से। पर मैं आपको फिर भी ये छूट दिमाग में दे रहा हूँ कि हर टॉपिक के पीछे भागना जरूरी नहीं। जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उसके पीछे भागोगे तो आपका ऑटोमेटिकली पेपर क्लियर होगा। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मान लो आधे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्या अरिथमेटिक छोड़ना आप अफोर्ड कर सकते हो क्या? क्योंकि 40% ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम, तो इसको तो हमें नहीं छोड़ना, इसको एकदम झप्पी करके आपने बैठे ही रहना। इसके बाद अब आप लोग खुद सोचो, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम में कुछ तो इक्के दुक्के टॉपिक आपको दिख रहे होंगे इधर उधर से जो आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप पढ़ लोगे, डिविजिबिलिटी आपको इजी लगने लगेगी, फ्रैक्शंस आपको इजी लगने लगेंगे, फैक्टर्स आपको इजी लगने लगेंगे, एचसीएफ एलसीएम में तो आप सभी को बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, ये भी इजी लगने लगेगा। आप बोलेंगे सर देखो लॉग मैं कर लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कर लूंगा, ये सब डरावनी चीजें मत बताओ। आप बोलोगे सर 2D शेप्स तो मैं कर लूंगा, मेरे को आता है एरिया निकालना, ये सब निकालना। तो फिर जब आप धीरे धीरे क्लब कर दो ना, आपको पता चल जाता है कि 70 से 80% चीजों में आप डिसेंट हो, जिसमें से आप जब पेपर में अपियर करोगे तो 50-60% चीजों को डील कर लोगे, और वो एक्यूरेसी के साथ किया तो आप अच्छे परसेंटाइल में बैठे। यही एक अप्रोच होती है जो सबसे बेस्ट होती है अच्छी जगह जाने के लिए, कि लिमिटेड चीजें करो बट इतनी जोरदार करो कि आपको उसमें कोई ना पीछे कर सके। और ये अगर आपने करना सीख गया तो आपका पेपर निकलना है, उसमें कोई दो राह नहीं। ठीक, बथेरी टेस्टिमोनियल से जिसके पूछोगे सभी को ये बात बताई गई है, मैंने खुद भी पेपर में यही सब करा हुआ। तो ये मेन आपका मैथ्स का जॉनर रहेगा। DILR में भी मैं ऊपर ऊपर से आपको बताता हूँ, टॉपिक्स अभी लिखाने लगूंगा तो फिर आज की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो अभी पढ़ना भी है कुछ। ठीक है, मैं बस आपको ये बताता हूँ, आपने बचपन में ऐसे चार्ट्स वार्ट्स देखे हैं क्या कुछ इस तरीके से? क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। ठीक, तो ये सर्कल के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं पाई चार्ट्स, और इस तरीके के चार्ट्स को क्या बोलते हैं? ग्राफ तो है मैडम ये, पर इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट बोल लो, जो आपको ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस मिलके इंडिकेट करती है आपके इस चार्ट्स में क्या डेटा फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे चार्ट करता है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। और पाई का मतलब समझते हैं आप? अभी वाले बच्चे समझते होंगे जैसे आप लोग के, अरे यार इसके क्या बोलते हैं, पाई एक्चुअली इंडिया में अभी फेमस हो रही है चीज, ये बाहर का कल्चर है। ऐसी गोल सी ना स्वीट सी डिश होती है, इसको पाई बोला जाता है। ठीक है, तो गोल रहती है करके पाई चार्ट का नाम भी इसी तरीके से पड़ा हुआ। खैर नाम क्या है क्यों है उसमें हमें जाने की बहुत ज्यादा लोड है नहीं। और कौन से चार्ट्स होते हैं? ऐसी बिल्डिंग बिल्डिंग देखी है कि आपने कभी कभी बनी रहती है, इसको क्या बोलते हैं? ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट चार्ट्स होंगे जिनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग के अंदर क्या आ सकता है आपके हिसाब से? ब्लड रिलेशन। क्या होता है मैडम ब्लड रिलेशन, जल्दी जल्दी बताएंगे थोड़ा सा। अरे बाप रे, हाँ ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन में आ गए। और ब्लड रिलेशन के अलावा अरेंजमेंट सुना आपने कभी? आप 3 जन ही बैठे हो भले क्लास में, पर आप लोग भी किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बैठे हो, राइट? दीक्षा मैडम, आपका नाम मैं भूल गया मैम, सौम्या मैम, और नथानी सर। तो जरूरी है कि अगली क्लास में भी ऐसे ही बैठोगे? ऐसा हो सकता है दीक्षा यही बैठी है, नथानी साहब यहाँ पे आ गए, और सौम्या मैम इधर आ गए। ऑल टुगेदर और भी बदल सकता है, बोले किसी की बनती ही नहीं है, एक ही लाइन में बैठेंगे भी नहीं, दीक्षा मैडम यहाँ बैठी है, नथानी सर पीछे बैठ गए, और यहाँ कहीं आके सौम्या मैम बैठ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, भयंकर सारी। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो जहां आप लोगों को जमाते हैं वो चीज क्या आ जाती है? सेटिंग अरेंजमेंट। पर क्या हमेशा लोगों को ही जमाना पड़ेगा क्या? नीड नॉट बी नेसेसरी। कई बार आपको बोल देगा ये 5 चिप्स के पैकेट पड़े हैं एक रैक में, ऐसा 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 करके। बिग बाजार इधर उधर जाते रहते होंगे आपने, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें पड़ी रहती, कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन अलग, छोटी कोल्ड ड्रिंक, बड़ी कोल्ड ड्रिंक, एंड इस तरीके से।
तो अगर ऑब्जेक्ट्स को आप जमा रहे हो तो वो ऑर्डर एंड सीक्वेंस के अंदर आ जाता है, लोगों को आप जमा रहे हो तो वो सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर आ जाता है। दोनों तरीके की चीजें पेपर में मजे से पूछी जाएगी। एक टॉपिक होगा आपका वेन डायग्राम, सुना है कभी? नहीं आता कोई लोड नहीं है, बट ये पेपर में एक सेट हमेशा आता है। ये मस्त सी चीज होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे टाइप के आपने शेप्स देखे होंगे और इसी को और स्पाइस अप करने के लिए ऐसे भी देखे होंगे। ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? वेन डायग्राम के अंदर आती है। ठीक, जब मैं पेपर लिख रहा था तो 4 वाली आई थी, यानी कि तब 4 सेट्स थे। ठीक है, उसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 2 कॉमन तरीके होते हैं, वो भी जब वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये मोटे मोटे तौर पे आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्शंस हो गई, गूगल मैप कितनों ने इस्तेमाल करा आज आने के लिए? आज आने के लिए अच्छा, पहली बार अगर तो आज आए हो तो शायद इस्तेमाल करना पड़ा होगा। अब मैं आपको बोलूँ कि एटमोस्फियरिया कहाँ है भाई बताइए, तो गूगल मैप में डालोगे। सर ये वाला क्लब कहाँ है, डालो तो गूगल मैप में डालोगे। सबसे पहली चीज गूगल मैप इस्तेमाल बहुत ज्यादा आदमी करता है। इसके पीछे जो फंडामेंटल चल रही है वो कौन सी चल रही है? डायरेक्शंस की। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रीजनिंग के अंदर पता रहने चाहिए, आपका बेस स्ट्रेंथन करने के, जिसके बाद आप किसी भी तरीके की चीजों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको मेरे से सीखने को मिलेगा आगे आने वाले समय। ठीक है, अब इसमें आप लोग भी खुद कितने जुझारू में बने रहते हैं तो उस पर भी निर्भर बहुत सारी चीजें करेंगे। अब मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे को ये लगने लगेगा ना, मान लो कि यार बच्चे पढ़ नहीं रहे, अभी नहीं, आज तो पहले हो 3 4 5 6 क्लास के यार इनपुट नहीं दे रहे, तो आपको पता है मैं क्या करूंगा? मैं क्वेश्चंस फिर बहुत टफ नहीं लेके आऊंगा। मैं क्या करके आऊंगा? मीडियम लेवल पे गेम्स खिलाऊंगा। आप लोग से बनेंगी भी फिर चीजें, पर क्या वो अच्छी बात है? क्यों अच्छी बात नहीं है? अच्छा, मीडियम नहीं आएगा तो इसमें गलती किसकी रहेगी वो बताओ? हमारी कि दोनों की? दोनों की। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने शायद, आप लोगों ने वैसा नहीं किया होगा तो मैंने भी वहां पे गिव अप कर दिया कि यार ठीक है बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, क्या करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे और एकदम टफ सा सेट ला के दे दिए और बच्चे बोले कल से तो आएंगे ही नहीं अब। समझना, ठीक है। तो एक टीचर भी क्या होता है ना, बाउंडेड हो जाता है। यार जैसा बच्चे कर रहे हैं ना, फिर उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक आध बैच के साथ मेरा ऐसा भी हुआ है ना, जहाँ पे बच्चों को मैंने बहुत बेसिक भी पढ़ाया, पर उसी बैच के 2 बच्चों को ऑनलाइन रात को 10 से 11:30 भी पढ़ाया। मतलब अच्छी चीज है, क्योंकि अब अगर मान लो कल को नथानी साहब फुल इनपुट दे रहे हैं तो वो तो डिजर्व नहीं करते कि वो मीडियम ही चीजें डिजर्व करे। अगर वो अपनी मेहनत पूरी कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है ना उसको पढ़ाना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसा बच्चा रहेगा उसको उस तरीके का मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप अकेले भी हो ना, इनपुट दे रहे हो आप अपना, तो मैं आपको आपकी क्वालिटी जो आप डिजर्व करते हो वो मैं जरूर पढ़ाऊँ। वो मेरा हेडेक है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, वैसी वाली बात है। बट वो जरूर आपको मेरी तरफ से कमिटमेंट मिलेगी कि अगर आपने इनपुट दिया है तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज जो सेट बन सकते हैं डिजर्विंग अच्छे, वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। पूरी मेरी बस पीडीएफ वगैरह बनी हुई है, क्योंकि बहुत समय से आप पेपर लिख रहे हैं देख रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है। क्लियर है? अब ये वाली बात हो गई आपकी टॉपिक वाइज। अब मैं थोड़ी बात करूंगा आपकी कैलकुलेशन ओरिएंटेड, और आज का सेशन में बहुत वो लेंदी से नहीं रखने वाला, कैलकुलेशन बेस्ड रखने वाला। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन कई बार हम घबराते हैं या शॉर्टकट्स को अप्लाई करने में बहुत हिचकिचा जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे, मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है 23 47 52 68, कितना हुआ है? ऐड करो, मन में तीनों कर लो, मन में तीनों कर लो। 190, करो 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 करो, सोचो। 190, 190, पेन उठाने की लोड नहीं पड़ी। कैसे करा मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, आपका सबसे पहले आया, बताओ फटाफट। ठीक, आप लोग ने भी ऐसे ही किया। अब यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ तो एक तो दिमाग ने पहले ही अपने आप को, आपके दिमाग ने एक सिग्नल भेजा होगा कि भाई नंबर उतने डरावने नहीं है। क्यों डरावने नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना जोड़ियां बन रही। 3 और 7 मिलके कितना बना देते हैं? 10। सर 8 और 2 मिलके कितना बना देते हैं? सर 60 और 50, 110। और ये वाला 10 20, तो 120 तो सर ये हो गया। सर 7 और 3 10, 40 और 20 60, 60 और 10 70। तो सर हाँ, आप सही बोल रहे हो सर, 190 तो बिल्कुल
पर क्या हमेशा पेपर में जोड़ी बन के ही मिलेंगी क्या? एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिख दूं 31, 47, 28, 33, 33 नहीं 34 लिख देते। अब बताओ, मन में रखो अपने अपने आंसर, जब आ जाए तो बस हाथ खड़े कर लीजिए। ठीक, थानी से 34 रखा। हाँ सर बताइए कितना। हाँ 140, 130, 130, दो जन 130, 140 कैसा करें जल्दी बताओ। 140। चल अब देखिए, जोड़ी बन रही है क्या, पहले तो वो देखो। तो क्या अब आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर जल्दी आया था इसके कंपैरिजन, ऐसा हुआ? जबकि यहाँ पे नंबर क्या थे, 68, 52, सब नंबर बड़े भी थे, फिर भी आपका आंसर जल्दी आया, क्योंकि आपको नहीं मालूम बट आपका दिमाग हमेशा आपके साथ खेलता है। वो इजी चीजों को खुद ही परसीव करके सिग्नल भेजने लगता है। यहाँ जोड़ियां बन रही थी, इजी था। यहाँ जोड़ियां नहीं बन रही, इजी फिर नहीं रहता। तो मैं एक लेजिटिमेट जो तरीका मैं अपनाता हूँ, मैं वो आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं टेंस प्लेस को ना पहले गिनने लग जाता हूँ। मैं ये वेट ही नहीं करता ना, मैं अपने दिमाग को वेट कराने की कोशिश करता हूँ कि यार मेरे को जोड़ियां बनानी है। मैंने एकदम दिमाग को सिग्नल दे रखा है कि मैं जोड़ी बनाने पे फोकस ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को मालूम है अगर तो मैंने उसको उस चीज पे फोकस करा दिया तो हमेशा पहले क्या करेगा, क्वेश्चन में जोड़ी बनाने की टाइम लेगा। और मेरे को क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को मालूम है कि हमेशा जोड़ी बन के नंबर्स नहीं आते। तो मैं अपने दिमाग को क्यों वैसा ट्रेन करूँ, तो मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे ट्रेन कर दी। इसको मैं गिनूंगा 30, इसको मैं गिनूंगा 40, 30, 40, 70, 70 और 20, 90, 90 और 30, 120। तो 120 तो सर ये आ गया। मैं लिखूंगा नहीं, मैं दिमाग में 120 लिख रखा है, तो मेरे को कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। एक और सात आठ, आठ और आठ 16, 16 और चार 30, कितना होगा 140। कोई गलती नहीं है, 130 बोलो 140 बोलो, मेरे को दिक्कत नहीं। मैं बस तरीका जानने के पीछे। ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको हमेशा ध्यान में रखना कि यार चीजें मन में हो। क्यों मन में हो आप बोलेंगे, सर ऐसी कोई इतनी बात नहीं है कि मन में हो गया और हम लिख के कर लेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको एक, अच्छा आपको ये तो पता है आपके पेपर जो होंगे वो ऑनलाइन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में कुछ लिखा रहेगा, वो आपको एक रफ कॉपी तो रहेगी आपके पास। अब आप मान लो ये आपका वही पेपर है कंप्यूटर पे, ठीक है। आप उसको ऐसा फील करो कि मैं पेपर देने को बैठा हूँ और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट आ जाता है, जहाँ पे लिखा है एक पेपर देने गए हैं कुछ बच्चे, ABCDE, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 50 मार्क्स का पेपर था, मान लेते हैं इसने 31, 48, 37, 29, 22 और 14 मार्क्स, 6 बच्चों ने लाया। और ये पेपर में आपको मतलब हैंड में नहीं दिख रहा है, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप मेरे को बताओ ईमानदारी से कि आप यही चाहोगे ना कि यार मैं इसको बिना अपनी कॉपी में लिखे मेरे को पता चल जाए कि ये टोटल कितना है, कि मैं ऐसे करूंगा सर देखो 31 और 48, सर 8 और 1 9, ऐसे करके जाऊंगा, तो आप अब खुद समझ पा रहे हो कि टाइम ज्यादा लगे बारी बारी करने का। इसीलिए कई बार हम रियलाइज नहीं करते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप नंबर देखो तभी साले को अपने को पता रहना चाहिए कि भाई क्या उसकी वैल्यू बन रही है। तो क्या वैल्यू बन रही है, इतना टाइम मैंने दिया, किसी का आया टोटल वैल्यू क्या बन रही है, 181। और किसी की निकाला नहीं है अभी लोगों ने, जल्दी जल्दी निकालो। और गलत हो सकते हो, पूरी पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं। 182 आ रहा है अपना, चलिए कोई बात नहीं मैडम, देखते हैं। और 181 अभी आपने इसका साथ छोड़ के उसका साथ दे दिया है, नहीं वही सही बता रहा होगा, ऐसा नहीं करना है ना। ठीक है 181, 182 बहुत पास हो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो वहां पास 30, 40, 70, 70, 30, 100, 120, 140, 150, सर 150 तो आ गया। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27 और 4 31, 181 सही। ठीक है। अब मैम इसमें ये नहीं है कि हम गलत हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, किसी ने जज नहीं करना, किसी ने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस। ठीक है। अब इसको आप स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो, बस आप खुद से, और ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या एक कोई समझदार बच्चा होगा तो ऐसे भी उठ के बोल सकता है सर 3 डिजिट वाली भी तो एडिशन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 115
127, 211, 304। सर तो इसको कैसे करेंगे? जब आपने 2 डिजिट के साथ में दोस्ती कर ली है, पटाखे फोड़ते हो क्या आप लोग? अब तो छोड़ दिया होगा ना, मतलब एज के साथ वो थोड़ा सा। तो आपको सीधा मम्मी पापा एटम बम ला के देते कि बेटा फोड़ो, कि पहले फुलझड़ी और वो सब आप अनार वनार जला, क्योंकि दैट इज द बेसिक प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं कि बॉस डर पहले तो खत्म करें, पटाखे के पास जाके एक आग लगाना तो सीखें, बाद में तो फिर एटम बम हो कि साले को तुम न्यूक्लियर बम फोड़ो, उससे दिक्कत नहीं है। पर पहले आपकी 2 डिजिट में प्रैक्टिस अगर तगड़ी है तो 3 डिजिट में भी कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है। ठीक है, फिर आप इसको 110 गिनते हो, इसको 120 गिनते हो, इसको 210 गिनते हो, इसको 300 गिनते हो, और फिर यूनिट डिजिट्स को प्ले में। क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा अभी ट्रिकी नहीं करना चाहूंगा। 2 डिजिट पे आप इतनी अपनी अच्छी पकड़ बना लो कि 3 डिजिट आपको खुद ही खुद फॉलो करने लगे, क्योंकि आपको एक सेट ऐसा आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन का जहां पे कैलकुलेशन बहुत एक्सपेंसिव होगी। और एक जिस्ट देता हूँ पिछले साल के DILR के बारे में। पिछले साल के DILR में 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, और मैं तीनों से पूछूंगा, आपको एक तुक्का लेना है। 20 क्वेश्चन यानी कि मान लो आपके होंगे 5 सेट, ठीक है, या मान लो 4 सेट रहे, ठीक है, 4+6 4+6 टाइप के ऐसे रहे होंगे, 2 सेट 4 4 क्वेश्चन के और 2 सेट 6 6 क्वेश्चन के। हो गए क्या ये 20 क्वेश्चन टोटल? 4 6 10, 4 6 10 हो गए। एक हमारे यहाँ की बच्ची थी, उसके DILR में थे 92 परसेंटाइल। आपको क्या लगता है उसने 20 में से कितने क्वेश्चन बनाए? मैं बस, आपके हिसाब से सौम्या मैम 10 क्वेश्चन, आपके हिसाब से तो 12, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। क्या आपको लगता है बहुत वो है? ऐसा नहीं, ठीक। और ईमानदारी से मुझसे बताओगे तो मेरे भी 8 ही क्वेश्चन बने, ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बहुत बन गए कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे तो 20 में से 20 बनने चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो पेपर वैसा डिजाइन ही नहीं करा जाता है कि 20 में से कोई 20 आके बनाए। कोई होगा IITian वगैरह तो बना लिए 12 11, तो बहुत मतलब एकदम बड़ी बात है। टाइमर चलते रहता है और ऐसा सेट नहीं होता। मैं वो शायद आपको 1.5 2 महीने के बाद दिखा पाऊंगा, जब आपका एक ढांचा बन गया कि वो सेट होते कैसे। मेरी बात को आप समझना, वो सीधा मैं दिखा दूंगा ना, आप किसी और कोचिंग में भी नहीं जाओगे, आप गिव अप करके बैठ जाओ। वो ऐसे सेट्स हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें टफ, बट एक आध चीजें आती हैं जो इजी रहती है और कैलकुलेशन बेस्ड रहती है, और जो कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी वो इजी रहेगी, बट आपकी काउंटिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें काम आती। ये वाली बेसिक की चीज आपको पता रहना। स्क्वायर क्या होता है आपको पता है क्या किसी को? व्हाट इज अ स्क्वायर? हाँ जी बताएं सर, क्या होता है स्क्वायर? ऐसा कुछ लिखा रहता है। हाँ ये स्क्वायर। अच्छा आप वो ज्योमेट्री वाला समझ रहे थे? चलो, ज्योमेट्री वाले स्क्वायर भी खैर यही होता है। हाँ बताइए। डबल मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 है तो 4 × 2, 4 × 2। तो इसको डबल नहीं बोलते, इसको आप बोल सकते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। सुना है आपने मैम स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर इज 20। इसका मतलब क्या है कि 5 को मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। और 7 का स्क्वायर क्या होगा? सही है। 17 का स्क्वायर क्या होगा? अब सर सोच ले। 243, 343, तो उसके बाद 17 का स्क्वायर होगा। अच्छा चलो, मैं अब ये सारी चीजें जब आपकी नंबर सिस्टम हो गई होगी तो एक तुक्का लगाना भी जरूरी है। 7 × 7 जब होता है तो लास्ट में क्या आता है? तो यहाँ पे 3 आ सकता है क्या लास्ट? सोच के देखो आप। नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमेशा रटना भी नहीं है, कोई बात नहीं है, बट बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सभी का याद थोड़ी रख लेंगे, तो आपकी गलती भी नहीं। बट हाँ, जब आपको पता चल गया व्हाट इज यूनिट डिजिट, तो आपको मालूम है कि मैं गलत तो निकाल रहा हूँ कि सही निकाल रहा हूँ, इस तरीके से। हाँ इसका क्या होगा किसी का आंसर? 189 बहुत छोटा नहीं हो जाएगा मैम? 20 का स्क्वायर 400 के आसपास होता है, 17 का स्क्वायर 300 के आसपास तो होना ही चाहिए। सोचो 15 का 225, इसका तो बड़ा होगा, इसका 289 होगा। और कहीं पे 31 स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ गई तो बोलेंगे बे यार अब तो ट्रिकी नहीं कहा हमारी है। तो कुछ तो तरीका होना चाहिए कि यार वन में हो जाए ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं अब इसका ना आपको तरीका बताता हूँ।
स्क्वायर्स की क्योंकि बहुत सारी गेम क्वांट में यानी कि आपके एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा रहेगी। सबसे पहले मैंने 5 पे एंड होने वाला नंबर ही बताऊंगा और इसके लिए आपको पेन नहीं उठानी पड़ेगी। 3-4 एग्जांपल अपन लिख लें उसके बाद आप लिख सकते हो 5 पे एंड होने वाले नंबर्स। ठीक, 5 का स्क्वायर तो आपने बताया 25। जब भी आपको ध्यान में रखना है कि 5 से एंड होने वाले नंबर हो, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, उससे बड़े कर जाना है ही नहीं। बट एक और चीज समझना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिख दिया 15 स्क्वायर, अब इस नंबर को आपको दिमाग में दो हिस्सों में तोड़ना है। एक तो टूटेगा 5 और दूसरा टूटेगा जो आगे की पूरी चीज है, जो आगे की पूरी चीज। ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है सर? 5 का स्क्वायर कितना होता है ये लिख के रखना है। और उसको दिमाग को अब आपको कोड देने की जरूरत नहीं है कि भाई लिख, ये आपको पता है कि 5 का स्क्वायर इज 25। सर ये 1 का क्या करें? अब जो आगे वाला हिस्सा है बड़े ध्यान से समझना, इसको इससे आने वाले एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। 1 से जस्ट आगे क्या आता है? तो 1 इंटू 2 कितना होता है? उसमें आ रही क्या 15 का स्क्वायर 225 है क्या? आपने बताया था क्या शायद? होता है ना, पर कि चेक करना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम है क्या होता है। ठीक है, आइए अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं 25 का स्क्वायर कितना होगा, खुद ही सोच के बताइए, तरीका बताइए मेरे को। 625। क्यों? क्योंकि आपने फिर 5 स्क्वायर को 25 लिख दिया। आगे कौन सी चीज बच रही थी? तो 2 से एक बड़ा नंबर, तो 2 3 से। यही होता है क्या? पर होना चाहिए, नहीं तो फिर पचका हो जाएगा ना अपना। 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225। कैसे मैडम? 5 स्क्वायर 25, आगे वाला नंबर क्या है? 3। 3 इंटू 4, 3 4, 3 के बाद जो बड़ा नंबर आएगा कौन सा? 4। तो 3 4 से कितना होता है? ठीक, क्लियर हो गया? तो वो 12 को अपन ने यहाँ पे घुसा दिया। क्लियर है? तो जो आगे वाला नंबर है उससे एक बड़े नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए था। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2, 2 आ गया। यहाँ पे 2 था, 2 इंटू 3, 6 आ गया। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 इंटू 4, 12 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और किसी को बोलना नहीं है। 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तीनों के जब आंसर आ जाए तो हाथ खड़े कर दे। ठीक है, जब आ जाए बस हाथ खड़े कर दे, बताने की लोड नहीं। तीनों आ गए ना दोस्त? तीनों डन? कोई लोड नहीं, आराम से बताएंगे। हाँ चलो, 85 का बताएंगे आप कि 45 का बताओगे? बताओ। 220 नहीं मैम, 2025। और कभी भी ना अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मत डालो। नहीं बोलने आ रहा ना 2025, एकदम ठेठ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सही है 2025, यानी कि 5 का स्क्वायर हुआ 25, आगे वाली चीज क्या है? 4, 4 इंटू 5 20, एकदम सही। 65 का आप बताओगे क्या मैम? 65 का? हाँ जी मैम बताएं। 4225, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद वाला नंबर 7, तो 6 7 से 40, सही है। 85 का 7225। अब आपको समझ में अब यार, ये तो बच्चों वाली बात होगी। 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद नंबर 9, 8 9 से 70। क्लियर? अब 115 का भी बता दो चलो। मैंने सिंपल चीज बता दी है, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे टैकल कर रहे हो, क्योंकि हर। हाँ मैम एक बार बताइए। 1, गलत है मैम, सो सॉरी। बताइए, आपने भी कुछ बोला। हाँ बताइए। 13225। पेन उठा सकते हो, ऐसे थोड़ी है पेन उठाने से पाप लग जाएगा। 1, अरे यार। चलो इसमें आपकी गलती नहीं है किसी की। आंसर सही है, प्रणव का आंसर सही है। प्रणव, प्रणव ही नाम था ना? ठीक है, वापस आप ये बोल सकते हो कि सर आपने 3 डिजिट का नहीं सिखाया, बट अगर आप ये बोलोगे तो मेरे को थोड़ा खुद को खराब लगेगा कि यार आप बेसिक्स पे ध्यान। मैंने हमेशा बोला 3 डिजिट हमेशा 2 डिजिट के बेस पे ही निकलेंगे।
मैंने एक ही चीज बोली थी कि सिर्फ आपको 5 को अलग करना है और सामने वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली अलग हो जाए। तो ये 5 क्या देगा आखिरी में? अब आगे 1 है कि 11 है? तो 11 से एक बड़ा नंबर, तो 11 इंटू 12 कितना होगा? 130, 132 यहाँ पे आपको क्लियर है? तो 13225 सही। क्लियर? आपको डाउट है तो मैम आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस दो ऐसे नंबर लिखता हूँ जो 3 डिजिट के होंगे, आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग निकाल के मुझे बता। ठीक है, एंड टेक योर टाइम। मैडम दोनों निकालने हैं, उसके बाद बताना। दोनों आ गए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा अपने को। हाँ जी, प्रणव आप बताओ 225 वाला। 50625 ये सही है? यही आया ना तीनों का? बस वेरी गुड है, वेरी गुड। 145 145 का 2102 यही है, 100% यही रहना चाहिए। कुछ और है आपका? क्या है बताओ? यही है आपका? क्या है आप भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 19025 गलती हो गई है मैडम, लग रहा है अपने से। हुई है क्या? हाँ छोटी सी तो हुई है। 5 का स्क्वायर 25, आगे क्या है? 14, तो 14 इंटू 15 कितना होगा? वो 210 होगा। उसके लिए आप अपने दिमाग को रेडी कर सकते हो कि यार 15 इंटू 14 होगा कैसे। मैं दिमाग में कैसे सोचता हूँ मैं आपको वो बता। 15 इंटू 14 को जब मैं सोच रहा हूँ तो 15 इंटू 10 कर सकता हूँ, 150 हो गया। बचा कितना? 14 में से 10 चला गया तो 4। 15 और 4 कितना होता होगा? 60। तो 150 और 60 कितना होता है? 210। क्लियर? आप लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर ने बोल दिया कि नहीं लिखना। लिखो, मैं तो बोलता हूँ जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उससे अच्छी कोई चीज नहीं। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। पर क्या अब आपका ये सवाल होना जायज है क्या कि सर हमेशा 5 पे खत्म होने वाला स्क्वायर थोड़ी आएगा, मेरे से 37 का स्क्वायर पूछ दिया तो, यानी कि 37 का स्क्वायर पूछ दिया तो मैं तो फंस गया। अब क्या करेंगे? सर मेरे से 17 का भी आपने पूछ लिया था, छोटा नंबर, फिर भी नहीं ध्यान में उस समय क्लिक किया, सर कैसे करेंगे? चलो पहले तो अच्छा 17 का अपन निकाल चुके हैं, इसका कितना आ रहा था? 289। 37 का पहले तो आप खुद से निकालो, आपको जैसे निकालना है निकालो, पहले 37 इंटू 37 करके निकालो, मोबाइल में डाल के निकालना है मोबाइल में डाल के निकालो। अबे मजाक कर रहा हूँ, पहले एकदम ऐसी आजकल वाले। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से निकालो, कोई हाय तौबा नहीं है। 13, हाँ 9 पे खत्म होगा ये तो मालूम। अब वो आपने जैसे भी निकालो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको जानने। पर मैं फिर से चाहूंगा कि हम पेन बार बार कम उठाएं वाइल डूइंग द क्वेश्चन। घर पे तो जितनी पेन उठाई उतनी कम है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, अब वो चाहे तो 5 का आए या ना आए, या 5 के अलावा भी कोई नंबर आखिरी में हो, आपको मुश्किल से 10-12 सेकंड में आंसर आ जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है 37, पूरा अब ध्यान एकदम सिर्फ 37 पे ही अब रहना चाहिए। 37 कौन से दो डिजिट से बना है? 3 और 7। आपको इनको अपने में ही ब्रेक कर लेना है दिमाग में। क्या 37 में जो 3 है बहुत छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर आपको पता है क्या कितना होता है? 9 होता है, ये तो हमको मालूम ही है। तो इसको पहले आपको 3 स्क्वायर को लिखना है 9। ठीक, 7 स्क्वायर क्या होता है? 49, इसको लिखना है 40। अभी तक कोई डाउट? 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 40। अब ध्यान से देखो, ये दो नंबर्स को जो आपने ब्रेक करा है इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, और बाहर क्या है? 2। तो 21 इंटू 2 करो, कितना होता होगा? 40। 21 इंटू 2 इज हाउ मच? 40। उस 42 को यहाँ पे आपने लिखा। अब इसको ऐड करो, 9, यही है आपका स्क्वायर। 1369 ही आपने बताया था।
अब मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। कोई भी नंबर हो उसको दो पार्ट में आपने तोड़ना है, ठीक है, सच दैट आखिरी में एक डिजिट बचे और आगे कितना भी डिजिट है अपने को कोई लोड नहीं। इस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49। ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 21 इंटू 2 42। अब यहाँ पे कई बार बच्चा गलती क्या करता है आपको मालूम है, 42 को ऐसे लिख देगा यहाँ पे, ये गलत है। यूनिट डिजिट के नीचे कभी नहीं लिखना, यूनिट डिजिट से एक जगह छोड़ के ही लिखना है। देखो मैंने 9 के नीचे लिखा क्या, नहीं, मैंने एक जगह छोड़ के उसको लिखा। अब आप इसको ऐड कर दो, यही आपका आंसर। सर ये तुक्का हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, तुक्का हो सकता है। अब अपन ने ऊपर 5 वाले बहुत सारे पढ़े ना, उसी में अप्लाई करके देख लेते हैं, सो दैट टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 25 का स्क्वायर 625, अभी आपने मेरे ख्याल से ऊपर लिखवाया था 25 के स्क्वायर में ना, 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर 25। सर यहाँ पे भी वो मैकेनिज्म फॉलो होगा 100%। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सर 5 2 जा 10 और इंटू 2 22। तो जीरो यहाँ लिखूं कि यहाँ एक जगह छोड़ के, एक जगह छोड़ के, ये 625 आ रहा है क्या, ठीक है। सर 85 का भी आपने कुछ तो लिखाया था, मेरे ख्याल से 72225 लिखा होगा अपन ने, 8 9 72 और 5 का स्क्वायर 25। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सर 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 8 5 जा 42 जा, एक जगह छोड़ के लिखा है, यही है। तो जरूरी नहीं है कि अब 5 वाला नंबर हो तभी अब हम जल्दी निकाल देंगे, 5 वाला तो अब आपको निकालना ही है, बट अब हर नंबर आपको जल्दी निकालते आना चाहिए, ठीक। अब एक आध जगह आप फंस जहां सकते हो, वो मेरे को बताना आपका काम, मेरा काम है। मान लो ऐसा लिखा है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। अब आपसे किसी ने पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या है, अब जो मैंने आपको तरीका बताया उसको बहुत ध्यान से समझो, कि मैं उसमें ही वापस एक बारीकी को बता रहा हूँ। आपने अभी तक क्या सोचा होगा कि 2 का स्क्वायर तो सर पता है कितना होगा, 3 का स्क्वायर क्या हुआ। अब अगर आप सीधा 9 लिख दोगे ना फंस जाओ, 0 9 लिखना। तो जब भी आपको लगे कि किसी नंबर का स्क्वायर करने से मेरा वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बन पा रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है सिंगल डिजिट, 3 का स्क्वायर 9 है सिंगल डिजिट, तो उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो। जैसे 9 को मैंने क्या लिख दिया 0। अब वापस वही सेम प्रोसीजर, 2 3 जा 6 2 जा 529 आपका आंसर है, ठीक है। नहीं तो आप खुद ही देखो मैथ्स इतना बुरा मान जाती कि अगर आप जीरो नहीं लिखते ऐसे कोई लिख लेते तो ये क्या आता, इतना छोटा हो सकता है क्या 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैथ्स को भी हमें बुरा नहीं मनवाना है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे 3 4 नंबर लिखता हूँ और मैं 2 नंबर का मैं जल्दी निकालता हूँ, एंड देन फिर आपको मैं 4 5 क्वेश्चन दूंगा कि भाई आप फटाफट निकालो। 2 डिजिट का कोई नंबर बोलो आप। 56, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 6 जा 30, 32 जा 60, यही आएगा। आप एक नंबर बोलो दोस्त। 73, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 की 09, अरे क्या बात, 7 3 जा 21 इंटू 2 42, यही होगा मैम, चेक करें। तो बस इसी तरीके से अब आपको फटाफट चीजों को प्रोसेस करके सबको करना है। कुछ डाउट है तो पूछें, पक्का, ठीक है। ध्यान में कौन सी चीज को रखना है कि एक डिजिट छोड़ के ही हमेशा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, एक डिजिट छोड़ के। और अगर कोई डिजिट का स्क्वायर सिंगल आता है तो उसको जीरो के फॉर्म में लिखना है, सो दैट वो दो जगह अपना है, ठीक। अब मैं यहाँ पे 3 4 चीजें लिख देता हूँ नंबर्स, आपने यहाँ पे अपने एंड से ट्राई करना है, ठीक है। इसका बताएंगे आप। चारों आ गए होंगे तभी आपने, ठीक है।
आप अपनी पसंद के कोई भी दो नंबर का यहाँ पे बता दीजिए इस पर। 3249 23। सही है ये दोनों दोस्त? हाँ आप भी बता दो कौन से बच गए। ये ट्रिक क्वेश्चन था, ये मेरे को नहीं लगता कि निकालने की जरूरत पड़ी होगी, 5 पे खत्म हो रहा था। हाँ यही सब आ रहे हैं नंबर चारों, और सभी के सेम आ रहे हैं, वेरी गुड। तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें लोड है कोई, चारों ने सही निकाल लिया तो अब किसको सुनना है। ठीक, चलो अब मैं एक नंबर और है इसको भी निकालें। बताओ आप। 7569। हाँ आपका कुछ और है कि यही है? यही है, सेम है, कोई लोड तो नहीं। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है अगर आप तीनों का सेम है। तो बस मैं इधर क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि कल को कोई रिकॉर्डिंग देखे और उसको कंफ्यूजन, 8 का स्क्वायर तो आपने 64 लिखा है, 7 का आपने 49 लिखा है, 8 7 का 56। अब आप पहली बार देखोगे कि जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या आ रहे हैं, बड़े नंबर आ रहे हैं, 8 7 का 56। अब 56 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 112। 112 यानी कि बड़ा नंबर बन गया। अभी तक कोई भी नंबर अपन जब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, हमेशा 2 डिजिट के बन रहे थे। अब 3 डिजिट का भी आ रहा है तो घबराना नहीं है। 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 112। तो वापस रूल क्या अप्लाई होगा कि एक जगह छोड़ के पूरी चीज को, यही आपके यहाँ पे चीजें बन के आएगी। चलो वेरी गुड है ये वाला। और इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि, चलो मजा आएगा ना, करो। हाँ इसका स्क्वायर बता सकते हो? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कैसे इसको परसीव करते हो। हाँ जरूरी नहीं है कि हम सही आंसर निकालें क्योंकि मैंने 3 डिजिट का बताया नहीं, पर मैं बार बार बस एक ही चीज कहूंगा कि 3 डिजिट हमेशा 2 डिजिट के प्रैक्टिस से ही आएगा। वेरी गुड मैम, बता सकते हो आप। 129 अलग है कुछ आपका, बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं। 12996। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों को आपको मैं मार्क्स दूंगा, आपने बहुत जल्दी बता दिया था और उसने सही बताया। ठीक। हाँ फंडा क्या लगेगा वापस, ब्रेक करना, कि पहले तो यूनिट डिजिट को ब्रेक करा। 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 120। अब 11 इंटू 4 44, 44 इंटू 2 88। सही है, देखते जाओ। ये 9 आया यहाँ पे, है ना, ये आपने अब चेक कर लिया होगा, कोई बात नहीं, आप पूछो, आपको डाउट है। सॉर्टेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो 2 डिजिट में लगेगा, वो सारी चीजें 3 डिजिट में लगेगी, बट अगेन विथ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, स्क्वायर के साथ हमारी दोस्ती हो जाए क्योंकि स्क्वायर्स बथेरे पूछे जाएंगे आपसे। जैसे एक बार ना स्नैप के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, 1111 ऐसे लिखा था 7 टाइम्स, यानी कि 1 जो है वो 7 बार लिखा है और इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और आपको देखने समझ में आ रहा है कि कुछ तो लॉलीपॉप होना चाहिए है ना, ऐसे तो 7 बार लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब पूरी ब्लड रिलेशंस तो नहीं होगी यहाँ पे अपनी, है ना, तो मतलब कुछ तो यहाँ पे ट्रिक होना चाहिए। तो आप पेपर में इसको छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन को अगर आपको नहीं मालूम है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना इज नॉट वाइज, समझदारी नहीं है ना वो, कि मैं आपको बोलूं शेर के सामने जाके कूद जाओ, तो समझदारी थोड़ी है, और डेयरिंग भी नहीं है, समझदारी भी नहीं है। बट आपको पता है कि वो आपका दोस्त है तो आप कूद सकते हो। अब यहाँ पे एक बात को समझना कि ऐसी एक आध क्वेश्चन आते हैं जब आप, कैट आईपीएम की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कैट आईपीएम के अलावा भी आप बहुत सारे पेपर्स देते हैं इंसान ना, कि भाई स्नैप दे दिए, जेड दे दिए, नरसी मुंजी हो गए, जहाँ पे सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने में, सर इसको करना कैसे। एक फंडा देखना, मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूं, क्या इस नंबर में सिर्फ 111 का ही इस्तेमाल है क्या?
तो पेपर वाले को भी मालूम है कि ये ट्रिक जो बनती है वो सिर्फ 111 में ही बनती है। अब तो 1 मिनट देखोगे ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग आपको आंसर बता देगा। तो कभी भी जो भी नंबर फॉर्म होगा 1 से ही, उसके स्क्वायर्स निकालना इज सबसे इजी। वेरी इजी लिख रहा हूँ, इजी नहीं लिख रहा हूँ, वेरी इजी लिख रहा हूँ। अगर कोई भी नंबर सिर्फ 1 से फॉर्म होता है तो उसके स्क्वायर निकालना सबसे इजी चीज है। एग्जाम्पल के तौर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 120। अब कुछ नहीं करना, कितनी बार 1 लिखा है तो 1 2, मतलब आप समझो कार कोई चलाता है क्या आप में से? ठीक, नहीं, ठीक, नहीं चला तो ऐसा बोल देना। ठीक, कार में एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, यानी कि 1 2 3, रिवर्स मतलब पीछे आना, 3 2 1। तो 1 से अगर आप आगे जा चुके हो 2, तो अगर अब मैं आपको बोलूं रिवर्स आ जाओ, तो 2 के बाद क्या है, पीछे क्या आता है? ये आपका आंसर। आप बोलोगे सर क्या बोले? अब ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो, 111 का स्क्वायर, ध्यान से, कितने डिजिट्स हैं? 3। तो 1 से आगे जाओ 3, कि 4 तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। क्यों 3 तक जाएंगे? क्योंकि 3 ही डिजिट थे, यहाँ 2 डिजिट थे, इसीलिए 2 तक आगे। अब क्या रिवर्स आ जाना है क्या हमको? तो रिवर्स कैसे आएंगे? 2 1। क्लियर? समझे? अब एक बार देख लीजिए, नहीं तो अपना क्या पचका भी हो जाता है कई बार। कैलकुलेटर है क्या इस पे? या आप लोग अपने मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई लोड नहीं है। 111 इंटू 111, यही है 1 2 3। और देखो आप एक बार पीछे वापस। ठीक। अब बोलोगे हाँ सर वो पेपर वाला क्वेश्चन ना बच्चों ने छोड़ा होगा, मैं नहीं छोड़ता। अब मैं आपसे बोलूं ऐसा कोई लिखा है तो कितनी बार है? 4 बार। तो क्या करना है? आगे जाना है गाड़ी, 1 2 3 4। अब रिवर्स क्या आएगी? 3 2 1। क्लियर है सौम्या मैम ये वाली बात? तो क्या अब आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन हम निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हो। मेरे को तो लग रहा है कहाँ गया ये वाला आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 3 2 1। वेरी वेरी गुड। क्लियर है अब सबके लिए ये चीज? 1 2 3 4 5 6 7। क्यों 7वें तक ही आया? क्योंकि 7 बार 1 लिखा। और यहाँ से अब मेरे को क्या करना है? रिवर्स चल जाना है, 6 5 4 3 2। क्लियर हो गई बात? ये सारी चीजें बड़ी आसान होती है, इसमें बहुत ज्यादा लोड रखनी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना हमेशा। अगर नंबर सिर्फ 1 से बना है तो ये वाली ट्रिक बहुत ही इजीली आप कहीं पे भी उधर घुसा सकते हो, कोई लोड नहीं। बहुत बढ़िया। 5 मिनट और बैठोगे कि बस थक गए चलें, कि बैठ जाओगे? वैसे अच्छा, क्या 11:30 की क्लास है? 11:15 वगैरह पे उठोगे? हाँ पहले जो बोलता है वो, हाँ अच्छा 10 बजे, ठीक। तो संडे को ये वाला टाइम फेवरेबल है ना, मतलब 11:30, इसको 2 1 बजे थोड़ी करना है। ये सही है ना? अभी जाके सो भी सकते हैं वापस, है ना टाइप उस तरीके से। चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो ये डीआई में बहुत काम आएगा, तो जब डीआई करेंगे तो आप एप्लीकेशन देखेंगे, बट अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? लगभग लगभग बोल रहा हूँ मैं, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग। लगभग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अप्रोक्स। और जब मैं आपसे अप्रोक्स बोलूं, और मेरे सामने आपको हमेशा अप्रोक्स करना है जहां पे क्वेश्चंस थोड़े पेचीदा हो। मतलब मैं ये नहीं जानना चाह रहा ना, मैं वैसा कोई टीचर हूँ कि भाई मेरे को डॉट आंसर चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए डॉट आंसर, मेरे को आपकी सोच से मैटर है। आप लगभग ये बता सकते हैं कितनी वैल्यू है, तो आई एम खुश। 0.6। ठीक, मैं ये एक बार बस लिख रहा हूँ कि हाइंड साइड पे आपका दिमाग प्रोसेस कैसे कर। शायद आपने ये बनाया नहीं होगा, आपका दिमाग सोच रहा है कि ये 30 रहता तो 5 के टेबल में कितनी बार काटता? 6 बार। बट क्या ये 30 था क्या? नहीं था। 0.1 लगाना पड़ेगा। तो जो मेरा आंसर 30 के साथ 6 आ रहा था, वो 3 के साथ क्या आएगा? 0.6। और अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता तो उसके लिए हम कैसे करते हैं कि 3 अंदर है, 5 कटेगा तो नहीं है, तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। 5 के टेबल में, हाँ सर ये तो डन है, 0.6 आपका आंसर है। ये बचपन वाली बात। कई बार क्या होगा ना, कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अब जब आप समझो, अब मैं खड़ा हूं, मेरा भाई खड़ा है,
ठीक है, मैं पूछूं कौन लंबा है, तो आपको मेरी एग्जैक्ट हाइट पता रहनी चाहिए। आपको मेरे भाई की एग्जैक्ट हाइट पता रहनी चाहिए। आपको बस देख के समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, कौन लंबा है। ये थोड़ी पूछा कौन लंबा है और कितना लंबा है। समझो मेरी बात। तो कौन लंबा है तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि हाँ यार ये लंबा लग रहा है, तो इसके भाई को बोलो। एक क्वेश्चन होता है कि मैं खड़ा हूं और मेरी हाइट कितनी है, तो उसमें तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जैक्ट। पर अगर सिर्फ कंपैरिजन करनी है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करी जाती, सिर्फ सिंपल से फंडेज को इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 3/5 और 4/7 कौन बड़ा है, कंपेयर करना है, तो आप बता पाओगे क्या? अपने मन में निकाल लो, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी। सोच के देखना। हाँ, आपके हिसाब से ए बड़ा है कि बी? ए। ए। कॉन्फिडेंस वाला है कि डामाडोल वाला है? ए ही बड़ा है। कैसे बड़ा है? 4/7 की वैल्यू कितनी आ रही है? चलो ठीक, उसमें पॉइंट के बाद 5 आएगा और इसमें पॉइंट के बाद 6 आएगा। चलो ये बहुत अच्छी बात। यानी कि यहाँ 42 होता तो 6 आता, पर यहाँ 42 तो है नहीं, 40 जैसी कोई चीज है, तो यहाँ पे 0.5 समथिंग समथिंग आएगा, तो ये तो बड़ा ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मान लो आपसे पूछूं 3/8 और 2/5, अब कौन बड़ा है? 2/5 बड़ा है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो 11/17 और 12/18 कौन बड़ा है? मतलब मैं बार बार क्यों लिखते जा रहा हूँ और मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि जब तक आप लोग आंसर देते रहोगे तो मैं क्या बोलूँ, और मैं कहीं ना कहीं तो फंसाने की कोशिश करूंगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो बात हो गई एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने वाली, जो ये अभी हमने यहाँ पे किया, जो सबसे पहले हमने करा ये। पर अब क्वेश्चन कैसे है? कंपैरिजन वाले, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की लोड है नहीं। तो मैं एक सिंपल सी चीज लिख रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इसके बाद अपन छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि ये जरूरी चीज आपकी आई। कुछ नहीं करना, जब भी फ्रैक्शन दिया ना, कुछ भी नहीं करना। ये चीज इधर से मल्टीप्लाई करनी, ये चीज इधर से मल्टीप्लाई। 7 3 जा 5 4 जा, कौन बड़ा है? 21 की 20? तो ये आपका आंसर। ठीक। अब लगे चल बे, ये कितना है? 5 3 जा 8 2 जा। बहुत क्लोज कॉल्स थे। आपने यहाँ पे भी देखा होगा, ये जो बेचारा 0.5 समथिंग हमने लिख दिया ना, ये 0.58 या 59 होगा, जिसको भी अप्रोक्स में आप क्या बोलोगे? 0.6। तो मैं ऐसी ही चीजें दूंगा और पेपर में वैसी ही चीजें आएंगी जो बहुत पेचीदा होंगी, एकदम क्लोज कॉल होगा कि अबे यार 19 20 का अंतर लगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे? ये सर बड़ी कैलकुलेशन है, पर करने तो आनी चाहिए। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप अवेयर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप बहुत जल्दी इसको भी कर सकते हैं। हाँ जी, कौन सा बड़ा है जल्दी बताओ? 11/17 मथानी साहब बोल रहे हैं ए बड़ा है। ठीक। मैडम सौम्या मैम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ आराम से आप मैडम। दीक्षा मैम, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ टेक योर टाइम, आप लिख सकते 12/18 बड़ा। ठीक। 12/18। ठीक। तो ये चलेगा क्योंकि उसने पूरी क्लास में फोड़ा है, तो सभी का अपना, मेरे को तीनों बहुत अच्छे लगे, आप बढ़िया। तो 12/18। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे वापस आपको, अब मैंने एक ट्रिक बता दी तो आपका दिमाग वही कोड भेज रहा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर, फटाफट पता चले। बट अगेन ध्यान से देखो, अवेयर रहो। 18 × 11
ये मेरे ख्याल से 198, 17 × 12 170 और 34 204। बहुत क्लोज कॉल है, बहुत क्लोज कॉल है, पर बी बड़ा। अब मैं क्या इतनी बार बार कैलकुलेशन करूंगा क्या, नहीं। अब आप एक चीज को समझना, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, 11/17 लिखा था ये 12/18 लिखा है। क्या 12/18 इज एज गुड एज 2/3? क्या 12/18 इज 2/3? हाँ या ना? है दीक्षा मैम, 12/18 2/3 है कि नहीं है? 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है और ये कितनी बार आता है? तो इसको मैं शॉर्ट डाउन कर सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि अब मेरी कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो गई। 11 3 जा 17 2 जा, आंसर और जल्दी आ गया। तो आपको बारीकियों को हमेशा देखना है। मैं हमेशा आपके साथ ब्लफ खेलूंगा, तो कभी मेरे साथ पत्ते मत खेलना। तो मैं हमेशा क्लास में आपको ब्लफ करते रहूंगा, चीजें मैं हमेशा इजी दूंगा जो पेपर में आएगी, पर वो शक्ल ऐसी रहेगी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि वही काम है पेपर का भी और मेरा भी। क्लियर है? तो अब इन चीजों को आप क्वांटिफाई कर लो। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड देन फिर आप छुट्टी ले सकते हैं बिंदास। अब मैं 2 क्वांटिटी नहीं लिखूंगा, 3 क्वांटिटी लिखूंगा। ठीक है? पेन आपके पास रहनी चाहिए, किसी को आंसर बताने की लोड नहीं है, बस हाथ खड़े मिल जाएंगे, मैं समझ जाऊँ। ठीक है ना? चल, सबसे बड़ी चीज कौन सी है और सबसे छोटी चीज कौन सी है? ठीक, दोनों आ गया आपका मैक्स और मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप ले लो यार पेपर बॉक्स। धन्यवाद। अटेंडेंस 3 जन अपना नाम लिख दो बस। दोनों चीजें मैम, मैक्स और मैं। टेक योर टाइम दीक्षा मैम, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आ, आपका मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई भी अभी एक आया है? आ गए दोनों, आ गए। बढ़िया, अपने पास रखो, मैं आपसे ले लूंगा। हाँ जी, मैक्सिमम क्या होगा दोस्त? 8/12 आपके हिसाब से? 17/51 मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा। तो आपका 5/7 आ रहा है। अब देखो कितनी डाइवर्सिटी है एक ही क्लास में, कि किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है और किसी का सी आ रहा है। ठीक है? चल, अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ ब्लफ करूंगा। चेक करिएगा। 8/12 को क्या बहुत छोटा कर सकते हो क्या आप? 2/, 17/51 को भी कर सकते हो क्या? 1/3, 1/3। 17 के टेबल में 3 बार ये आता। अब पाप लगेगा कि अगर हम इन दोनों कंपेयर करने बैठ गए, इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स 2/3 ज्यादा बड़ा है। और ये क्या है? 5/7। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये अभी रेस से बाहर है। बचते कौन है? 2/3 और 5/7। 7 2 कितना होगा? 5 3 कितना होगा? तो सबसे बड़ा क्या है? 5/7, यानी कि सी। आपका यही आंसर था, वेरी गुड। तो सी सबसे बड़ा है। ये आपका क्लियर है? चेक कर लो एक बार दोस्तों, है ना? वैसे भी आप देखोगे तो 12 5 60 और 7 8 50, 6 आता। आप सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता। सिंप्लीफाई मैंने इसीलिए कराना चाहा क्योंकि ये नंबर बहुत ही बेकार सा दिख रहा था, डराने का। क्लियर? अब मिनिमम की बात आ गई। ये तो बेचारा मैक्स होके बैठ गया, ये तो पिक्चर में है ही नहीं। अब बचा कौन? 1/3 और 5/7। इसको भी कंपेयर करोगे तो पाप लगेगा, पर करके देखना है तो कर लो। 7 1 7, 5 3 कौन छोटा है? सॉर्टेड है? इस तरीके से चीजों को देखना।
तो रैप अप करते हैं, फिर अगली क्लास से थोड़े टॉपिक ओरिएंटेड सेशन करेंगे, बट ये थोड़े बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो सॉर्टेड। चलें फिर रैप अप। कुछ पूछना उसने